फ्रेडरिक वीमर एक फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब आदमी का नौजवान बेटा था। वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता है, लेकिन उसके परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। आस पड़ोस में छोटे मोटे काम करने के अलावा फ्रेडरिक को बॉक्सिंग करने का भी बहुत शौक था। वो शहर के एक छोटे जिम में ट्रेनिंग किया करता, जिससे उसकी टेक्निक भी काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन उसके जिम में एक बॉक्सिंग ट्रेनर आया जो नेपोला नाम के एक नाजी स्कूल में टीचर भी था। वो अपने साथ अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टूडेंट्स को लाया, जिनमें से एक के साथ फ्रेडरिक की बॉक्सिंग फाइट होगी। उसने बहुत जोरदार अंदाज में फाइट की, जिससे वो नाजी ट्रेनर भी उससे काफी इंप्रेस हुआ। लेकिन जब फाइट को जीतने के लिए ओपोनेंट को नॉकआउट करने की बात आई तो उसे अपने विरोधी पर दया आ गई और इसी चक्कर में वो मैच हार भी गया। हालांकि वो जीता नहीं, लेकिन ट्रेनर को इम्प्रेस करने में कामयाब रहा। उसने फ्रेडरिक को नेपोला में दाखिला लेने की सलाह भी दी। नेपोला से पढ़ाई पूरी करके वो एक आर्मी ऑफिसर बन जाएगा, जिसे जिंदगी में कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। परेशानी थी तो सिर्फ एक, उसके पिता नाजियों के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उसके एडमिशन लेटर पर दस्तखत करने से साफ मना कर दिया। पर फ्रेडरिक ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता के नकली दस्तखत किए और घर से भाग गया। अगली सुबह उसके माँ बाप को एक खत मिला, जिसमें फ्रेडरिक ने लिखा था कि वो नेपोला ज्वाइन करने के लिए एलेनस्टेन जा रहा है। नेपोला की बिल्डिंग किसी फिल्मी किले से कम नहीं थी। उसे देखकर फ्रेडरिक की आंखें खुली रह गई। तभी वहां एक ट्रेनर आया और उसने फ्रेडरिक को उसके रूममेट क्रिस्टोफ से मिलवाया। क्रिस्टोफ ने उसे कमरा दिखाया और 15 मिनट के अंदर अंदर ऑडिटोरियम पहुंचने को कहा। जब फ्रेडरिक ने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी तो वो चाहकर भी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। असेंबली में हेड कैडेट के पूरे भाषण के दौरान फ्रेडरिक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। असेंबली के बाद क्रिस्टोफ ने उसे उनके बाकी रूममेट से मिलवाया। अचानक एक सीनियर स्टूडेंट जोशर भी वहां आ पहुंचा। उसने धौंस जमाकर फ्रेडरिक को 100 पुशअप करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसकी अलमारी ढंग से सेट नहीं थी। लेकिन ट्रेनर ने मौके पर आकर ये सब रोक दिया। रात को फ्रेडरिक सो नहीं पा रहा था तो उसने क्रिस्टोफ से बात करनी चाहिए, लेकिन बत्तियां बुझने के बाद उन्हें बात करने की इजाजत नहीं थी। अगली सुबह उनका छठा रूममेट भी आ गया, जिसका नाम एल्ब्रेच स्टेन है। वो शहर के गवर्नर का बेटा है, लेकिन उसे ऑफिसर बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसे कविताएं और कहानियां लिखना पसंद था। उसने फ्रेडरिक की बेड सेट करने में मदद की, जिससे वो दोस्त बन गए। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग करवाने एक बेरहम इंस्ट्रक्टर आया, जिसका नाम कार्ल था। जोशर ने कार्ल से शिकायत की कि फ्रेडरिक के रूममेट सिगी ने 1 महीने में दूसरी बार अपना बेड गीला कर दिया है। सजा के तौर पर उसे अपना गद्दा वहां लाकर सबके सामने उस पर पेशाब करने के लिए मजबूर किया गया। उसे ऐसी चीज के लिए बेइज्जत किया गया जिसे रोकना शायद उसके हाथ में था ही नहीं। क्लास में उन्हें हिटलर के भाषणों के बारे में पढ़ाया जाता। वो सब उसकी बुद्धिमानी और समझदारी पर निबंध लिखते। उन्हें सिखाया जाता कि इस दुनिया में वही जिंदा रह सकता है जो सबसे ताकतवर हो। इसी थ्योरी की वजह से नाजीज यहूदियों को मारना जायज समझते थे। इसके साथ साथ उन सबको निशाना लगाने और कई हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। फ्रेडरिक ने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। हमें पता चलता है कि नेपोला अकेडमी इंटर स्कूल कंपटीशन में बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करती थी, लेकिन पिछले कई सालों से वो लगातार हार रहे थे। उसके ट्रेनर को उम्मीद थी कि फ्रेडरिक की बदौलत इस साल तो मेडल जरूर आएगा। गुजरते समय के साथ फ्रेडरिक और एल्ब्रेच की दोस्ती गहरी हो गई। रात में वो दोनों जोखिम उठाकर नौकरों के कमरे में गए, जहां उन्होंने छिपकर एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देखा। किस्मत अच्छी थी तो पकड़े नहीं गए, लेकिन एक बात तो पक्की है, 1982 हो या 2022, मैन विल बी मैन। अगले कुछ महीनों में उनकी ट्रेनिंग पूरे जोरों पर थी और फ्रेडरिक भी वक्त के साथ और बेहतर हो गया। फिर आया मुकाबले का दिन। फ्रेडरिक मैच में पूरी जान से लड़ा और अपने विरोधी को रस्सियों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जीतने के लिए उसे अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करना ही पड़ेगा, जबकि वो पहले ही हार मान चुका था। एक बार फिर से फ्रेडरिक दुविधा में था, लेकिन इस बार उसने जीतने की ठानी। सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे, सिवाय एल्ब्रेच के, जिसका मानना था कि हार मान चुके इंसान को मारना सही नहीं है। सभी बड़े ऑफिसर्स ने फ्रेडरिक की जमकर तारीफ की और वो खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। लेकिन एल्ब्रेच ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि वो बाकियों की तरह निर्दयी बन चुका है। अगली सुबह सिगी ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। जोशर ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने डिनर से पहले उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे नहीं दिए तो वो उसकी शिकायत सीधा ट्रेनर से करेगा। उस दिन ट्रेनर कैडेट्स को फील्ड में ले जाकर स्टिक ग्रेनेड का इस्तेमाल करना सिखा रहा था, लेकिन एक सैनिक ने गलती से चलता हुआ ग्रेनेड गिरा दिया। उनका ट्रेनर, जो बहुत बहादुर बनता था, बाकी सबको मरने के लिए छोड़कर वहां से दुम दबाकर भाग निकला। हर तरफ कैडेट्स डरे सहमे खड़े थे, लेकिन एक लड़का था जिसने बहादुरी दिखाई। सिगी ने ग्रेनेड पर कूदकर उसे अपने शरीर से ढक लिया। जबरदस्त धमाका हुआ और सिगी के शरीर के चीथड़े उड़ गए।
लेकिन अपनी जान देकर उसने 20 कैडेट्स को बचाया। अगले दिन उसकी बहादुरी और शौर्य के लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्रेडरिक को यह बात बहुत चुभ रही थी कि जिस इंसान ने सिगी को अपना बिस्तर गीला करने पर कमजोर और कायर कहकर उसे सजा दी, वो खुद जरूरत के समय सबसे बड़ा भगोड़ा निकला। वहां मौजूद हर फौजी को ट्रेनर पर गुस्सा आ रहा था। अगले दिन वो सबको अपने पेट की मसल्स मजबूत करने की ट्रेनिंग दे रहा था। उसने उनमें से एक को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने पेट में मुक्का मारने के लिए कहा। फ्रेडरिक खुद से आगे बढ़ा और सिगी की मौत का बदला लेने के लिए एक जोरदार घूसा उसके पेट में दिया। बाद में अल्ब्रिच ने फ्रेडरिक को अपने पिता के जन्मदिन पर हवेली में आने का न्योता दिया। उस शाही हवेली को देखकर फ्रेडरिक दंग रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अल्ब्रिच के पिता उसे कुछ नहीं समझते थे। गवर्नर ने सबके सामने अल्ब्रिच को कविता सुनाने से भी रोक दिया। ये साफ था कि उसके हिसाब से कविताएं और कहानियां मर्दों का काम नहीं। वो चाहता था कि उसका बेटा फ्रेडरिक जैसा बने। जब सारे आदमी शराब के नशे में धुत हो गए तो उन्होंने फ्रेडरिक और अल्ब्रिच को एक बॉक्सिंग मैच के लिए उकसाया। वो दोनों हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन ऑफिसर्स ने कह कहकर जबरदस्ती उन्हें एक दूसरे से लड़वाया। फ्रेडरिक की जीत तो पक्की ही थी, लेकिन वो अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। पर अल्ब्रिच को भी किसी की दया नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने फ्रेडरिक को अपनी पूरी जान लगाने के लिए कहा। नतीजा ये हुआ कि वो एक ही घूसे में चित हो गया। उसके पिता और उनके दोस्त मिलकर फ्रेडरिक की तारीफों के पुल बांधने लगे और बेचारा अल्ब्रिच धीरे से अपने कमरे की तरफ चला गया। वो दोनों सर्दियों की शुरुआत में अकेडमी वापस पहुंचे। रात के समय उनके बैच को तत्काल गवर्नर के सामने पेश होने का ऑर्डर दिया गया। पता चला कि पास के एक गांव से सोवियत कैदियों का एक गुट हथियार चुराकर फरार हो गया और उन्होंने कई लोगों की जान भी ले ली है। उन्हें राइफल्स देकर शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ लोग छुपकर भागते हुए दिखे। उन्होंने उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और वो सब मारे गए। लेकिन नजदीक से देखने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कैदी नहीं बल्कि मासूम बच्चे थे। अल्ब्रिच एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश करता है जो गंभीर रूप से घायल था, लेकिन तभी उसका बाप वहां आया और बच्चे को गोली से उड़ा दिया। उसने वहां अपने पिता को उन छोटे बच्चों को इकट्ठा करके एक एक को चुन चुन कर मारते हुए देखा। अल्ब्रिच के मन में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। उसे अपने पिता की इस करतूत से घिन आ रही थी। वहीं फ्रेडरिक की एक लड़के से मुठभेड़ हो गई, जिसकी वजह से 24 घंटे के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। साहित्य की क्लास में टीचर ने सभी बच्चों को सर्दियों पर एक कविता लिखने को कहा। जब अल्ब्रिच को सबके सामने अपनी कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया तो शुरुआत में तो उसने सर्दियों के बारे में ही अपने एहसास बताए, लेकिन फिर उसकी कविता एक अलग ही मोड़ लेकर नाज़ी विचारधारा के खिलाफ जाने लगी। बीती रात बेगुनाह बच्चों की हत्या करने के लिए वो अपने पिता को जिम्मेदार ठहराता है। टीचर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए, जहां उसके पिता को बुलाया गया। उसने सख्ती से अल्ब्रिच को अगले दिन एक बेहतर कविता लिखकर लाने को कहा, लेकिन अल्ब्रिच ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो अब भी अपने शब्दों पर खड़ा है। फ्रेडरिक को रिहा होने के बाद सारी घटना की जानकारी मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अल्ब्रिच को कविता लिखकर सबके सामने सुनाने की जरूरत क्या थी। इस बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन आखिर में वो एक दूसरे की बाहों में लिपट कर रोने लगे। अगली ट्रेनिंग के लिए कैडेट्स को एक जमी हुई लेक में एक छेद से जाकर दूसरे छेद से बाहर निकलना था। सबसे पहले क्रिस्टोफ गया और उसने दोनों छेदों को एक रस्सी से जोड़ दिया ताकि बाकी सब आसानी से आ सकें। जब अल्ब्रिच की बारी आई तो वो अंदर कूदकर बीच रास्ते में ही रुक गया। फ्रेडरिक को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अल्ब्रिच ने बर्फ के अंदर से ही छूकर एक आखिरी बार अपने दोस्त को अलविदा कहा। आखिरकार वो डूबकर पानी की गहराइयों में समा गया। फ्रेडरिक बेबस होकर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके दोस्त उसे कमरे में ले गए। रात भर बैठकर उसने अपने दोस्त की शान में एक कविता लिखी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे अखबार में पब्लिश करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अल्ब्रिच किसी के लिए शहीद नहीं हुआ था, उसने तो आत्महत्या की थी। उधर अल्ब्रिच के पिता को भी उसके मरने की खबर पहुंची। उसने कोई दुख न जताते हुए कहा कि अल्ब्रिच कमजोर था। फ्रेडरिक उसकी मौत का शोक मना रहा था, पर उसके बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर ने बताया कि बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला कल होगा और वो चाहता है कि फ्रेडरिक उसके लिए पूरी तरह तैयार रहे। अगले दिन गवर्नर भी दर्शकों में मौजूद था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो उसका बेटा कभी मरा ही नहीं। फ्रेडरिक पहले राउंड में पूरी जी जान से लड़ा और अपने ओपोनेंट पर पूरी तरह से हावी पड़ रहा था, लेकिन गवर्नर का मुस्कुराता चेहरा देख उसका दिमाग हिल गया। वो जानबूझकर पिटने लगा, ये सोचकर कि अपने दोस्त के हत्यारों को तो नहीं जितवाएगा। अंत में उसका ओपोनेंट जीत गया और नेपोला अकेडमी के हाथ से फिर से मेडल निकल गया। उनकी बहुत बेइज्जती हुई।
अगले दिन फ्रेडरिक को अपने सारे कपड़े उतार कर कमरे तक नंगा जाने की सजा दी गई। जब उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया तो उसे एकेडमी से निकाल दिया गया। आखिर में वो अपने शहर के लिए रवाना हो गया। क्या आपका भी ऐसा कोई करीबी दोस्त है जिसके लिए आप ऐसे सुनहरे मौके को लात मार देंगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने दोस्त के बारे में 2 लाइनें जरूर लिखना।